गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए विज्ञान। सबसे पहले हम जान लें विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान देखिए दो शब्दों से मिला है, वी प्लस ज्ञान। क्या? वी प्लस ज्ञान। तो इसी का मतलब विशेष ज्ञान। यानी हम कह सकते हैं किसी वस्तु के विषय में जो विशेष ज्ञान होता है उसी को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। या वी से विशिष्ट भी कह सकते हैं। तो विशिष्ट ज्ञान ही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। विशिष्ट ज्ञान ही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। अब हम बात करते हैं भाई इसको परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हमने कहा विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहलाएगा, लेकिन ये ज्ञान होना चाहिए भाई एक क्रम से होना चाहिए। तो हम बोल देते हैं क्या? क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या? क्रमबद्ध होना चाहिए। और क्या होना? एक व्यवस्था के साथ होना चाहिए। तो हम बोल देते हैं सुव्यवस्थित होना चाहिए। सुव्यवस्थित होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं भाई किसी विषय वस्तु के विषय में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो अब इसके बाद देखिए विज्ञान तो आपको समझ में आ गया। विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, एक को हम क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। एक को हम कहेंगे क्या? रसायन विज्ञान। और एक को हम कहते हैं भाई जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। तो मुख्यतः हम वैसे तो कई पार्ट्स में डिवाइड हैं, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं भाई मुख्यतः 3 भाग में विज्ञान को डिवाइड किया। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अब हम सबकी परिभाषा की बात करते हैं। तो भौतिक विज्ञान जो होता है, जो प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है भाई, प्रकृति में होने वाली घटनाएं, क्या? घटनाएं। तो प्रकृति में होने वाली जो भी घटनाएं हैं उसका अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसको कहेंगे क्या बच्चों? भौतिक विज्ञान। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान का मतलब है जो द्रव्य आपका पदार्थ होता है, द्रव्य या पदार्थ, उसकी संरचना और क्या बोलते हैं भाई संगठन, कैसे उसको संगठित किया जाता है, या इसी को बोल सकते हैं निर्माण। तो संरचना, निर्माण, या फिर हम कहें रासायनिक गुणधर्म। क्या? रासायनिक गुण, पदार्थों के क्या? रासायनिक गुण। तो द्रव्य हो या पदार्थ हो, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम द्रव्य या पदार्थ की संरचना, संगठन, निर्माण या रासायनिक गुण आदि के विषय में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? रसायन विज्ञान। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चा जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो होता है बच्चों, जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ये तो चीजें आपको स्पष्ट में आ गई होती। भौतिक विज्ञान प्रकृति में होने वाली घटनाएं, रसायन विज्ञान द्रव्य या पदार्थ की संरचना, संगठन, निर्माण आदि, और जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन। तो इसी प्रकार से आपके भी साइंस में इन चीजों को अलग अलग रखा गया है। कुछ चैप्टर आपके रसायन विज्ञान के मिलेंगे, कुछ भौतिक विज्ञान के, कुछ जीव विज्ञान के। तो पहला चैप्टर जो आपका है वो रसायन विज्ञान से ही रिलेटेड है। तो चलिए पहले चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं भाई। यहां से ये तो बेसिक चीज था जो हमने बता दिया। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं भाई स्टार्ट करने क्या? चैप्टर 1 क्लास 10th का है ये। तो हम डाल देते हैं भाई चैप्टर 1। चैप्टर 1 है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण भाई, एवं समीकरण।
ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं भाई। तो सबसे पहले जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या, समीकरण है क्या, ये सब जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप 9th में ही पढ़ चुके होंगे परिवर्तन। क्या परिवर्तन, क्या बच्चों, परिवर्तन। तो एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, कौन सा, भौतिक परिवर्तन, और एक होता है क्या, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ये आप पढ़ चुके होंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए इसमें पदार्थ की अवस्था वगैरह बदलती है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। हम कह सकते हैं नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नहीं होता। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है भाई, नए पदार्थ का निर्माण होता है, होता है। तो हम जानते हैं परिवर्तन दो प्रकार के, भौतिक परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है और दोबारा जो पहला पदार्थ था उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या, रासायनिक परिवर्तन। और इसी रासायनिक परिवर्तन को हम कहते हैं क्या भाई, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो अब आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिनमें नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है और पुनः हम जो पहले पदार्थ था उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर सीधा सीधी परिभाषा बनाई जाए तो रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी भाई रासायनिक अभिक्रिया है क्या। अब बात करते हैं भाई इसमें घटक क्या क्या होते हैं। चलिए इसको अब हम मिटा दिए भाई, यानी हमने देख लिया भाई रासायनिक अभिक्रिया। क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको पता चला रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है, रासायनिक परिवर्तन ही है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए आपका दूध था और बन गया क्या, दही। तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि नया पदार्थ क्या बना भाई, दही। अब दही से हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते, रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो देखिए इसको हम ये इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू या ये एरो बी, यानी ये पदार्थ भाग ले रहा है और इस पदार्थ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे क्या, अभिकारक, अभिकारक। और इसको हम क्या कहेंगे भाई, उत्पाद। क्या कहेंगे बच्चों, उत्पाद। तो आपको समझ में आ गया कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं, बाद में बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, जो पदार्थ भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उन्हें अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक उत्पाद क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं भाई कि रासायनिक अभिक्रिया अगर है तो उसके उदाहरण भी होंगे, तो उदाहरण देख लेते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया आपने देखा, उसमें अभिकारक और उत्पाद देखा। अब हम बात करते हैं क्या, इसमें उदाहरण की, जैसे हम उदाहरण की बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, क्या उदाहरण। तो उदाहरण सबसे पहला उदाहरण आपका हो सकता है क्या, जैसे अभी हमने कहा कि दूध से दही का क्या बनना, दूध से दही का बनना। तो दूध से दही का बनना एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। या हम कहें
लोहे में जंग, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना भी एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अपक्रिया ही है। अगर हम बात करें, जैसे हम कहें भाई श्वसन, तो सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं और भेजते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या हो जाएगी? रासायनिक अपक्रिया का एक उदाहरण ही हो जाएगा। अगर हम बात करें भोजन का पाचन, क्या? भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन भी क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि जो भोजन पच जाता है उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये तो भाई थे आपके उदाहरण, ये रासायनिक अपक्रिया की क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, उदाहरण हो गया, रासायनिक अपक्रिया के जो लक्षण है या उनको पहचानेंगे कैसे, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगला जो आपका पॉइंट है क्या? रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण। ठीक है, या हम सीधा सीधा लिख देते हैं भाई अभिलक्षण। अभिलक्षण या कह सकते हैं क्या? पहचानना, पहचानना है, यानी कैसे हम पहचानेंगे रासायनिक अपक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। तो देखिए, यदि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तब भी रासायनिक अपक्रिया होगी। यानी हम कह सकते हैं अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया हुई भाई। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन हो गया, हो सकता है कोई ऐसी भी अपक्रिया हो कि रंग आपका क्या हो जाए? बदल जाए, तो वो भी रासायनिक अपक्रिया होगी। यानी रंग में परिवर्तन, तो रंग में परिवर्तन भी एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अपक्रिया ही है। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं जैसे रंग में परिवर्तन हो गया भाई, हो सकता है कि ऊष्मा या ताप में क्या हो? वृद्धि हो, तो तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तो देखिए, तापमान में परिवर्तन होगा तब भी एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया ही होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई, जैसे आपने देखा तापमान में परिवर्तन, या हो सकता है तापमान में परिवर्तन तो हो ही रहा है, रंग में परिवर्तन हो ही रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो ही रहा है। हो सकता है भाई कोई गैस निकल रही हो, तो गैस का उत्सर्जन, क्या? उत्सर्जन। तो ये सब भाई क्या थे? अभिलक्षण थे, और भी कई सारे अभिलक्षण हो सकते हैं। ये सब रासायनिक अपक्रिया के क्या थे? अभिलक्षण थे। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ये सब थे क्या भाई? अभिलक्षण। किसकी? रासायनिक अपक्रिया के अभिलक्षण। चलिए, तो ये हमने देख लिया भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक पर, हैं? यानी अभिलक्षण आपने देख लिया। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भाई, ये तो रासायनिक अपक्रिया हमने देख लिया, इसके उदाहरण देख लिया, इसकी पहचान भी देख ली। बात करते हैं, एक पॉइंट इसमें बचा समीकरण। तो समीकरण क्या होता? तो देखिए, रासायनिक अपक्रिया को भी किसी ना किसी प्रकार से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया का जो प्रदर्शन होता है, रासायनिक अपक्रिया का प्रदर्शन, तो रासायनिक अपक्रिया का जो प्रदर्शन होगा वो दो प्रकार से हम कर सकते हैं भाई। देखिए इधर, दो प्रकार से हम प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदर्शन का मतलब भाई उसको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे? तो एक को हम कहते हैं क्या? शब्द समीकरण। क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। और एक को हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक समीकरण। जैसे ये समीकरण की बात कर रहे थे ना, रासायनिक समीकरण ही है। तो ये आपका रासायनिक समीकरण, एक आपका शब्द समीकरण। अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं भाई, शब्द समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। तो जैसे आप पानी पीते होंगे भाई, कहते हैं जल ही क्या है? जीवन है ना। तो जल ही अगर जीवन है तो जल का निर्माण भी तो होता होगा। और आपने अभी पढ़ा कि पदार्थों का निर्माण हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही करेंगे। तो हम जल का निर्माण देखते हैं और उसको समीकरण के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। चलिए,
तो जल के निर्माण के लिए हमें चाहिए क्या बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक प्रकार की क्या है? गैस है। हाइड्रोजन चाहिए और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाएंगे तो आप जानते हैं क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? जल बनेगा। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, गैस को मिलाइए तो जल का क्या होगा? निर्माण होगा। तो ये तो भाई हमने किसके द्वारा लिख दिया? शब्द लिखा है, हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा और क्या लिख दिया? जल लिख दिया। तो ये तो हो गया भाई क्या? शब्द के द्वारा हमने लिखा तो कह दिया शब्द समीकरण। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रासायनिक समीकरण इंपॉर्टेंट है। अब इसी हाइड्रोजन को हम लिखते हैं संकेत के रूप में, या इसका सूत्र लिखेंगे, रासायनिक सूत्र। हमने लिखा क्या? H2, और फिर हमने क्या लिखा? प्लस O2। देखिए, हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2, ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O2। अब H2 प्लस O2 मिलकर क्या करेंगे? वाटर का निर्माण करेंगे, और वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो देखिए यहां समीकरण को हम थोड़ा संतुलित कर देते हैं, यहां 2H2 लिख देते हैं तो यहां 2H2। अब देखिए हाइड्रोजन इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, ऑक्सीजन बराबर, ऑक्सीजन बराबर, समीकरण संतुलित भी है। अब देखिए बच्चों, इसी को हमने किसके द्वारा लिख दिया है? संकेत के द्वारा। किसके द्वारा? संकेत के द्वारा। संकेत कहें या सूत्र कहें, रासायनिक सूत्र कहें, तो जब भी हम किसको प्रदर्शित करें भाई? रासायनिक अपक्रिया को ही प्रदर्शित करें। तो रासायनिक अपक्रिया को जब हम संकेतों के द्वारा या सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। और जब शब्दों के द्वारा प्रदर्शित करने तो क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि रासायनिक समीकरण क्या है। अगर परिभाषा बोला जाए, परिभाषा आप कैसे लिखोगे? तो बस केवल इतना ही बोल दीजिए कि रासायनिक अपक्रिया को संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए, ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं भाई? मिटा देते हैं। तो ये तो आपका हो गया इरेज। तो इसके बाद हम बात करते हैं भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरणों को हम कैसे संतुलित करते हैं। तो हेडिंग है आपका अगला, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए, रासायनिक समीकरण संतुलन का मतलब है कि अभिकारक में और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए बराबर। इससे पहले हम एक नियम देख लेते हैं भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो जैसे हम रासायनिक समीकरण की बात करें तो इधर होता है अभिकारक। क्या होता है बच्चों? अभिकारक। तो इधर होता है क्या? उत्पाद। अब देखिए, अभिकारक में कुछ पदार्थ भाग लेंगे और रासायनिक अपक्रिया के उपरांत कुछ पदार्थों का निर्माण होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि इधर जो द्रव्यमान है, इधर के द्रव्यमान के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी जितना द्रव्यमान हम अभिकारक में यूज कर रहे हैं उतना ही द्रव्यमान उत्पाद में होना चाहिए। या आप जानते हैं जो द्रव्य या पदार्थ होता है उसके सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। तो हम कह सकते हैं कि इधर परमाणुओं की संख्या किसमें? अभिकारक में। और ये बराबर होगी किसके? उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या ये दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यानी अभिकारक में जो परमाणु की संख्या होगी
और उत्पाद में जो परमाणु की संख्या होगी दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसी को हम कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और जब ये परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित है, दोनों तरफ क्या संतुलन बना हो। तो देखिए रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो उसके लिए है आप में जो विधि चरणबद्ध संतुलित करना। क्या चरणबद्ध संतुलित करना, यानी चरण बाई चरण क्या करेंगे हम, संतुलित करेंगे। देखिए जैसे हम बात करें, एक समीकरण लिख देते हैं भाई, H2 प्लस O2 और ये हो गया आपका H2O, यानी हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, जल का निर्माण कर रहे हैं। तो जल का अगर निर्माण कर रहे हैं तो इधर देखिए कितने हाइड्रोजन, तो 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन 2, इधर और कोई हाइड्रोजन है नहीं, इधर हाइड्रोजन 2, यानी हाइड्रोजन की संख्या तो बराबर है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर कितना है 1। तो अब देखिए क्या करना है मुझे, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है इधर 1 है, ऑक्सीजन की संख्या मुझे बढ़ानी है। तो बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि यहां हम लगा देंगे नीचे, ठीक है, इस प्रकार से परमाणु हम नहीं बढ़ाएंगे, केवल क्या करेंगे आगे गुणा करेंगे। आगे गुणा करेंगे, या मान के चलिए इसमें सब में क्या कर देते हैं, ब्रैकेट बना लें कि अंदर कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जो भी कुछ करना है ब्रैकेट के बाहर ही किया जाए। तो चलिए ऑक्सीजन इधर 2 था इधर 1 है, 2 से गुणा कर दें, ऑक्सीजन हो गया 2, ठीक है। यहां हम चरण 1 लिख लेते हैं, चरण 1, चरण 1 में H2 प्लस O2 और ये हो जाएगा 2 से इधर गुणा कर देते हैं 2H2। अब देखिए ऑक्सीजन इधर 2 हो गए, ऑक्सीजन इधर 2 हो गए, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 दूना 4, क्योंकि आगे 2 से गुणा हो रहा है, नीचे भी 2 है तो 2 दूना 4, तो इधर तो 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर कितना है 2 हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा मुझे, संतुलित करना पड़ेगा। तो चरण सेकंड में आएंगे भाई, चरण सेकंड में आएंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 से गुणा करते हैं, आगे ही गुणा करना है, जैसे हमने कहा ना ब्रैकेट बना लीजिए, ये ब्रैकेट बना हुआ ना, तो आगे ही तो गुणा कर रहे हैं, ये आगे क्या कर रहे हैं हम, गुणा कर रहे हैं। तो 2 और हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्या H2 और प्लस O2 और दिस इक्वल टू 2 से यहां गुणा करें 4 हो गए ना, 2H2O। अब आप ध्यान से देखोगे तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं ना, हाइड्रोजन का परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु। तो रासायनिक समीकरण संतुलन का मतलब है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु इधर है 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे, ठीक है। इस समीकरण को क्या कहेंगे हम, संतुलित समीकरण कहेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इधर, जैसे हमने ले लिया एक और एग्जाम्पल भाई, चलिए एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, और ये जब हम रिएक्शन करवाए आपस में तो बना क्या, ये देखिए NaCl बनेगा या BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 प्लस क्या NaCl। अब आप देखिए समीकरण संतुलित है या नहीं है। यहाँ Na की मात्रा कितनी है 2 है और Na इधर है नहीं, इधर Na की मात्रा 1 है, परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। इधर देखिए SO4 कितना है 1 है, इधर SO4 1 है, तो बराबर है। इधर हम देखें तो BaCl2 कितना है, यानी Cl2 अगर देखें यानी क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन 1 है, Ba 1 है, बेरियम 1 है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। चलिए इसको संतुलित करते हैं, और एक नियम है संतुलित करने के लिए, सबसे पहले अधातु जो है उनको संतुलित करते हैं। किनको, जो अधातु होते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इन सबको अधातुओं को पहले संतुलित करते हैं, उसके बाद धातु को,
किसको संतुलित करेंगे? धातु को। जैसे आपका Na हो गया, Fe हो गया, Ca हो गया और फिर Cu हो गया, और भी सारी धातुएं हो सकती हैं। लास्ट में हम किसको संतुलित करेंगे? जो गैस होगी या हाइड्रोजन, जैसे H2 हो गया या H हो गया, तो इन सबको हम क्या, H को लास्ट में ही संतुलित करते हैं। तो ये नियम है भाई, थोड़ा बहुत आप इसको देख लीजिए, पहले धातुओं को, फिर धातुओं को, फिर गैसों को। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां मुझे करना है संतुलित, तो सबसे पहले देखिए क्लोरीन को ही देख लेते हैं भाई, क्योंकि ये दोनों बेरियम और सोडियम, ये दोनों क्या है आपके? धातु। क्लोरीन आपका क्या है? अधातु। तो क्लोरीन को पहले संतुलित करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 4, सल्फर 1, सल्फर 1, ये संतुलित है। तो इधर क्लोरीन 2 है भाई, इधर क्लोरीन 1 है। तो चरण 1 में हम आएंगे, चरण फर्स्ट में आएंगे। इसको मिटा देते हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चरण 1 में हमने क्या किया, देखिए चरण 1 में Na2SO4, इसको तो नहीं छेड़ेंगे भाई। BaCl2, इसको भी नहीं छेड़ना है। इधर Cl की संख्या बढ़ानी है, BaSO4 और प्लस 2 से गुणा कर दें तो Cl क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां से Cl की संख्या 2 थी, इधर भी Cl की संख्या 2 है। अब देखिए Cl की संख्या 2 हो गई, ये Na2 था। सोडियम इधर 2 है, इधर भी सोडियम क्या हो गया? 2 हो गया। सोडियम भी बराबर, क्लोरीन भी बराबर, बेरियम भी बराबर और सल्फेट आयन ये भी क्या है? बराबर है। SO4 ये क्या है? बराबर है। तो इसी को देखिए एक ही चरण में हमने संतुलित कर दिया भाई। तो इसी को कहेंगे क्या? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। तो देखिए ये था समीकरण का क्या करना? संतुलन करना, कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। आप चाहें तो एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं भाई। ओके, इधर देखिए, जैसे देखिए हमने लिखा Fe प्लस H2O, तो ये आपका बनेगा Fe3O4, Fe3O4 बनेगा आपका। अब देखिए प्लस आपका क्या निकलेगा भाई? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं भाई कि यहां जो है होता क्या है। तो देखिए Fe जो है आयरन जब वाटर के साथ क्रिया करता है तो ये जो बनता है फेरस ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड, जिसे हम जंग भी कहते हैं। अब देखिए यहां हम क्या करेंगे? संख्या बराबर करेंगे। जैसे देखिए इधर वो कितना है? 1 है, इधर वो 4 है, नहीं बराबर भाई। इधर Fe कितना है? 1 है, इधर Fe कितना है? 3 है। H2 1, H2 यानी 2 इधर हाइड्रोजन 2 इधर, तो हाइड्रोजन तो क्या है? संतुलित है। लेकिन बाकी सारी चीजें संतुलित नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हमने कहा था अधातुओं को संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले किसको संतुलित करते हैं? ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन किधर है भाई? यानी चरण 1 में किसको संतुलित करेंगे हम? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इधर कितना है? 1, इधर कितना है? 4, तो इधर 4 से गुणा कर देते हैं। बिल्कुल सही भाई। तो Fe प्लस 4H2O, तो Fe प्लस 4H2O ये मिलकर आपका क्या बनाएगा भाई? देखिए अब इसको आप ऐसे ही लिखा रहने, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ऑक्सीजन बराबर हुआ 4 इधर 4 इधर। अब देखिए चरण 2 में देखिए हमने कहा था सबसे पहले अधातुओं यानी ऑक्सीजन वगैरह को संतुलित करेंगे, फिर धातुओं को, आयरन वगैरह, फिर लास्ट में हाइड्रोजन को देखेंगे। चरण 2 में हम किसको संतुलित कर देते हैं भाई? आयरन को। आयरन यही तो है Fe, तो Fe इधर 3 है, इधर कितना 1 है, तो 3 से गुणा कर दे आगे भाई। तो 3Fe प्लस 4H2O और दिस इक्वल टू हो जाएगा Fe3O4 और प्लस H2। अब देखिए भाई 3 आयरन 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर कितना 4 दूना 8, इधर कितना है
2 ही है, तो हाइड्रोजन को भी क्या करते हैं इधर संतुलित कर लेते हैं। तो चरण 3 में हम भाई किसको संतुलित करेंगे? हाइड्रोजन को। तो 3Fe प्लस इधर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, गुणा इधर करना पड़ेगा H2O, और दिस इक्वल टू हो जाएगा Fe3 वो 4, Fe3 वो 4। अब देखिए इधर भाई 8 है ना, इधर 2 है, तो 4 से गुणा करने 4H2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका बना, इसमें 3 आयरन इधर, 3 आयरन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर। तो ये जो आपका समीकरण बना है क्या है? एक प्रकार का संतुलित समीकरण है। क्या? संतुलित समीकरण है। तो मैं आशा करता हूं कि ये समीकरण को संतुलित करना आपने सीख लिया होगा। तो समीकरण को संतुलित करने का मतलब यही है, आप किसी भी प्रकार से क्या करें, इधर और इधर दोनों तरफ परमाणुओं की जो संख्या होती है वो क्या कर दें, बराबर कर दें, तभी आपका समीकरण संतुलित माना जाएगा। और इससे बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगले पार्ट में हम रासायनिक अपक्रियाओं की बात करेंगे, और जो बचे हुए टॉपिक हैं चैप्टर 1 का अगले वीडियो में हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।